हेलो एवरीवन। साथियों, मैं एजुकेशन कम्युनिटी की इस चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी में अच्छा कर रहे होंगे। जो नए एस्पायरेंट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए तैयारी कर रहे होंगे, और जो पुराने एस्पायरेंट्स हैं, अगर आपकी तैयारी में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी, या हमारी तैयारी में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो आप उस कमी को पूरा कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करके रखी होगी। देखिए, आज का हमारा जो डिस्कशन है, आज की हमारी जो चर्चा है, इसमें जो हमारा सीसेट का दूसरा पेपर होता है, जो पुराने एस्पायरेंट्स हैं वो सभी इससे अवगत होंगे, ये इस पेपर के बारे में जानते होंगे। जो नए एस्पायरेंट्स भी हैं वो सिलेबस के माध्यम से इस पेपर के बारे में जानते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें से आज जो एक टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, बोधगम्यता। देखिए, मोटे तौर पे 3 या 4 कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं बोधगम्यता के, वो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर पिछले हम 8-10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे यूपीएससी का। इसी प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग और फिर क्वांट के क्वेश्चन बाकी मिला के लगभग 50 के समथिंग वो क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी डीआई के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमको इन 4 सेगमेंट को अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर मैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज यानी कि बोधगम्यता को कैसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। आने वाले समय में होगा तो मैं स्ट्रैटेजी भी बना दूंगा कि सीसेट को कैसे डील करें। लेकिन हमको केवल इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप करने के बाद भी एक दो ऑप्शन में फंस जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो पढ़ाते हैं, अगर आप उनके आंसर्स देखेंगे जो उन्होंने सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड किए थे, जो यूपीएससी ने दिए थे, वो थोड़े से डिफरेंस है। अब इसका कारण ये है कि वो एग्जामिनर ने क्या इंटरप्रिटेट करके आंसर दिया है, उसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। इसलिए केवल हमको इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमको बाकी के सेगमेंट भी अच्छे से तैयारी करनी है। तो फिलहाल अगर अभी हम बोधगम्यता की बात करें तो यहाँ पर मैंने अपने अनुभव के द्वारा और थोड़ी सी रिसर्च करके, और जो मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में करवाता हूँ, उसमें मैंने 2 रूल्स बनाए हैं। 2 रूल इसमें फॉलो करने हैं और 3 स्टेप में पैसेज करके, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके माध्यम से हम ये बोधगम्यता वाला जो हमारा सेगमेंट है कॉम्प्रीहेंशन का, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, इसको हम अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारा पहला रूल है, नियम नंबर 1, तो ये कहता है, ये आप हर क्वेश्चन में भी पढ़ते हैं कि हमारे आंसर जो होने चाहिए वो पैसेज पर ही बेस्ड होने चाहिए। तो इसके अंदर पे कुछ बातें हमको इंक्लूड कर लेनी है। जैसे क्या होता है कि जब आप कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर समझने के लिए तो हमारी जनरल स्टडी की, हिस्ट्री की, जोग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट की, करंट अफेयर्स की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, उसका उपयोग तो करना है। लेकिन जब आप आंसर दे रहे होंगे विकल्प का, तो वहाँ पर हमको अपने परसेप्शन का या पूर्व धारणाओं का उपयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से कई बार ये होता है कि पैसेज के नीचे जो है क्रिएटिव समाधान दिए जाते हैं। जैसे कि कहीं पर एग्रीकल्चर की बात हो रही थी और एग्रीकल्चर में आने वाले समय में कौन कौन सी प्रैक्टिस वगैरह अपनाई जानी चाहिए, उससे संबंधित बात हो रही थी। और इस प्रकार से या तो कहीं पर गरीबी से बात हो रही थी, और जैसे कि पहला वाला टॉपिक मैंने एग्रीकल्चर का दिया, और वहाँ ऑप्शन में आपको फूड प्रोसेसिंग के विकल्प दे दिया गया है। और अगर वो उससे संबंधित नहीं है, लेकिन हमारी जनरल स्टडी के नॉलेज में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग एक समाधान पक्ष के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हमको अपनी पूर्व परसेप्शन के आधार पर या रचनात्मक समाधान के तौर पर वैसी विकल्पों का चयन करने से बचना है। यानी कि हमारे आंसर हमेशा जो है पैसेज पर भी वेस्ट होना चाहिए। दूसरा जो हमारा नियम है, दूसरा नियम है, देखिए ये बैंकिंग और जो कैट के एग्जाम है वहाँ पर चलता है एक ABNE, यानी कि एलियन, ब्रॉड और नैरो ऑप्शन का। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे जो ऑप्शन प्रश्न में पूछा गया है या जो पैसेज दिया गया है, तो इसमें से बी और एन तो ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन ए और ई वाला ऑप्शन ज़्यादा काम करेगा हमारे यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में, हमारी यूपीएससी के कॉम्प्रीहेंशन के संदर्भ में। जो हमारा ए ऑप्शन, ए में क्या है कि एलियन ऑप्शन, यानी कि हमने पैसेज पढ़ा और पैसेज में बात हो रही थी मान के चलो कि माल न्यूट्रिशन की, और वहाँ पर उन लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की किसी और चीज़ का, क्लाइमेट से जिक्र कर दिया कुछ ऐसा, और वो पैसेज में सारांश नहीं था। यानी कि उससे बिल्कुल अलग ही हट के टॉपिक आ जाए, ऑप्शन में ऐसा आएगा। अब ये कैसे आएगा, पिछले आप 8-10 साल के जितने भी पैसेज आए हैं उनको जब अच्छे से करेंगे तो ये हैबिट हमारी डेवलप हो पाएगी, हमको पता चल पाएगा ये कौन सा एलियन ऑप्शन है। अगर यहाँ पे मैं ब्रॉड और नैरो की बात करूँ तो ब्रॉड में ऐसा होता है कि जैसे कि आप ये मान के चलिए कि हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर में 10x10 का एक स्क्वायर है, और वहाँ पे 10x10 के स्क्वायर की बात हो रही थी, और फिर ऑप्शन में 1x1 स्क्वायर की समाधान की बात है। यानी कि वैश्विक स्तर पे क्लाइमेट चेंज, पेरिस क्लाइमेट चेंज, इस तरह की बात हो रही थी, और उसमें ये दिया आ गया कि भारत के गाँव को ऐसा करना चाहिए, यानी बहुत नैरो ऑप्शन आ गए। तो हमको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि गलत होंगे ऑप्शन। इसी प्रकार से अगर कोई छोटी लेवल की बात हो रही थी, बहुत स्थानीय स्तर की, और उसमें हमने ग्लोबल जोड़ दिया और उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। कई बार आपको ये भी देखना है
यूपीएससी में कई बार जब एजम्पशंस वगैरह पूछे जाते हैं वहाँ पे स्कोप होता है कि जो चीज़ें डायरेक्ट नहीं दी गई हैं इनडायरेक्टली वो समावेशी हो सकती हैं, तो वहाँ की बात हम छोड़ दें, तो हमको ऐसे नैरो और ब्रॉड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देने हैं, वो गलत होती हैं। इसी प्रकार से एक्सट्रीम ऑप्शन है, तो हमारा जो जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट है वहाँ पर भी अभी बिल्कुल थंब रूल तो नहीं है, जैसे 2020 के आप पेपर में देखेंगे, बाद की भी क्वेश्चंस में देखेंगे, तो हमेशा जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम ऑप्शन गलत होगा, लेकिन अभी भी अगर आप पैसेज में देखेंगे 21 के पैसेज हों चाहे 22 के पैसेज हों, ये नियम हमारा ज़्यादातर मामले में ऐसे ऑप्शन जहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड होंगे जैसे कि सदैव आ गया, अधिकांश, अधिकतर, मोस्ट, इस तरीके से जो वर्ड आ जाते हैं एक्सट्रीम वर्ड, वो ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये दो नियम हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारे पास 25 से 30 पैसेज होते हैं और पैसेज की जो वर्ड की जो लेंथ होती है वो हमारे पास 150 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक हो सकती है। तो ऐसे में हमको ये भी इंश्योर करना होता है कि हम कौन कौन से पैसेज करें और कौन कौन से छोड़ना है। तो उसके लिए जो 25 से 30 या 28 पैसेज हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसमें कौन से पैसेज हमको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके लिए मैंने दो नियम, ये पहले स्टेप में हमको ये निर्धारित करना है। जैसे कि हमने पहला पैसेज पढ़ा, तो हमको पहले वो वाले पैसेज सेलेक्ट करना है जिसमें 2-3 ऑप्शन। ज़्यादातर यूपीएससी में अब ये ट्रेंड हो गया है कि एक पैसेज में एक ही क्वेश्चन होता है, हालांकि 21 वाला, ये जो 22 वाला पेपर था उसमें 2-2 प्रश्न हमको ज़्यादातर जगह देखने मिले, लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर 4-4, 5-5 विकल्प होते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देने जाएं और यूपीएससी में कोई एक बड़ा सा पैसेज हो जिसमें 5-6 विकल्प हों, तो वहाँ पर फिर ये हो कि वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि आप कम टाइम इन्वेस्ट करके ज़्यादा संभावना रहेगी उन 4 या 5 जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से मैक्सिमम आप सही कर लेंगे। तो हमको पहले ये देखना है कि ऐसी अभी तो ट्रेंड नहीं है कि जिन भी पैसेज में ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, 2 या 3 हैं या 4 हैं, 2-3 ही अभी आप संभावना वाली, पहले हम उनको करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये होगा, कई बार ये होता है कि जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, तो इन टॉपिक्स में चूंकि आपकी पहले से इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप इजीली उस पैसेज को समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन कई बार जो है बिल्कुल अमूर्त किस्म की बात हो रही होती है कि मनोविज्ञान से संबंधित कोई बहुत जटिल टॉपिक है या लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, तो हमको फिर वैसे वाले पैसेज को हम पहले अवॉइड कर देंगे। और यहीं पर एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि अगर विद इन 45 सेकेंड या 1 मिनट आपका आंसर नहीं आ पाता है, ये करने के बाद भी चलो आप कोई पैसेज में फंस गए और 1 मिनट में आपका आंसर नहीं आ पाया, तो भी आप उस पैसेज को छोड़ देंगे। यहाँ वाले पहले वाले इसमें ये ध्यान रखना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया, जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो एक पैसेज होता है, मान के चलो 150 वर्ड का है, 200 वर्ड का है, 250 वर्ड का, तो ऐसी संभावना नहीं होती कि हम एक ही बार पढ़ें और हमको हूबहू पैसेज याद रहे। हो सकता है हम कहानी समझ जाएं, थीम लाइन समझ जाएं, लेकिन बारीकी से अगर हमको उसको समझना है तो हमको पूरा याद नहीं रहेगा। तो कई बार ये रहता है कि ऊपर की 3-4 लाइनें हमको याद है, फिर नीचे का पढ़ा, आगे का पढ़ा, इस तरीके से। तो हमको ये काम करना है कि जैसे कि एक टॉपिक आया है जिसमें बताया जाता है कि 1990 में भारत में महंगाई इतनी थी, उसी समय चाइना में महंगाई इतनी थी, भारत की ग्रोथ रेट इतनी थी, चाइना की ग्रोथ रेट इतनी थी। फिर इसी तरीके से 4-5 लाइनों के बाद एक दूसरा पैराग्राफ आया या उसी में दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ बड़ा सा, फिर बताने लगे कि वर्तमान में भारत के सामने ये चुनौतियां हैं, चीन के सामने ये चुनौतियां हैं, या वैश्विक ये चुनौतियां हैं, और फिर नीचे समाधान पक्ष में कुछ कंपैरिजन की बात करेगी। तो इसके एक प्रकार से 3 हिस्से हो गए। पहले डेटा की बात की गई थी तो हमने वहाँ पे डी बना दिया उतने हिस्से में, या हमने ए बी सी या कुछ भी ऐसा मार्क कर दिया, अंडरलाइन कर दी कि ये इसका हिस्से का निचोड़ ये है, दूसरे हिस्से का निचोड़ ये है, तीसरे हिस्से का ये निचोड़ है। तो हमको ऐसे 2-3 हिस्सों में पैसेज को तोड़ लेना, और अगर ज़्यादा पड़ा है तो ज़्यादा हिस्सों में, ताकि हम जब दोबारा जब प्रश्न कर रहे होंगे तो हमको फिर से पूरा का पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े। तीसरी प्रक्रिया है कि जब अब हम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो पैसेज का हमको एक तरीका पे ये फॉलो करना है कि जो पैसेज जैसे सामने आया, तो हमको पैसेज के विकल्प तो नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है, कई बार वो पूछता है कि इसका इंटरफेरेंस क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, कई बार पूछता है इसका बेस्ट कोरोलरी क्या है, कई बार एजम्पशंस क्या है। अब इन सब के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। वो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट संडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या जब भी मुझे टाइम लगेगा तो वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हर चीज़ को बारीकी से क्लियर कर दूंगा। तो वहाँ पर हमको ये देखना रहेगा कि पहले हम ये लाइन पढ़ लेंगे, प्रश्न में क्या पूछा है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है, या कई बार पूछते हैं लेखक की यहाँ पर दृष्टिकोण क्या है, निष्कर्ष क्या है, कोरोलरी क्या है, तो वो देख लेंगे, विकल्प नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो है पैसेज पढ़ेंगे। तो पहला हमने स्टेप कर लिया, पैसेज हमने सेलेक्ट किया, पैसेज कर लिया। दूसरे स्टेप में अलग अलग हिस्सों में हमने उसको तोड़ दिया। फिर तीसरे स्टेप में अब बारी होगी कि हमको उस पर्टिकुलर पैसेज का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो इस वाले जो तीसरा स्टेप होगा सॉल्व करने की प्रक्रिया, इसमें हमारा जो रूल 1 है, रूल 2 है
और नियम 1 और 2 बताए थे। पहला नियम, आंसर हमारा पैसेज पर ही बेस्ड होना चाहिए, और उसके अंदर कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, वो कुछ एक्स करके यहाँ पे मैंने वो दे दिया है, यानी कि आप अपने अनुभव से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ऐसे वाले ऑप्शन गलत होते हैं या ऐसे वाले ऑप्शन पैसेज पर बेस्ड नहीं होते हैं। और उसके बाद फिर एलिमिनेशन को देखते हुए कि बाकी के विकल्पों में, क्योंकि ऐसी संभावना कम होती है कि हम डायरेक्टली राइट विकल्प तक पहुंच जाएं, और अगर आपको पहले ही नज़र में लगता भी है कि ए वाला आंसर इसका सही होना चाहिए, तो आपको ये भी कंफर्म करना है कि उसका बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। तो तीसरे स्टेप में हम ये फॉलो करते हुए हम फिर उसका आंसर निकालेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक 2018 का है, हमारे पास एक पैसेज है। अभी मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रखा है, ज़्यादा इजी भी नहीं रखा है, एक मीडियम नेचर का पैसेज है कि इसको हम इस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे। और आने वाले टाइम में कुछ डिफिकल्ट जो पैसेज हैं मैं उनको भी रखूँगा, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं या अलग अलग डिमांड होती है, उसके हिसाब से मैं करवाऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना एक पैसेज जो कि 2018 में आया हुआ। अब देखिए, ये पैसेज मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। पैसेज कहता है, विश्व की जनसंख्या 1990 में 1.6 अरब के लगभग थी, आज यह 7.2 अरब के लगभग है और बढ़ रही है। फिर कहता है, जनसंख्या वृद्धि पर किए गए हाल के आकलनों से यह पूर्वानुमान होता है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9.6 अरब और 2100 में 10.9 अरब हो जाएगी। फिर कहता है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के आदर्श यानी कि विपरीत, जहां केवल 3 से 4% जनसंख्या ही कृषि पर लगी है, भारत की लगभग 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फिर आगे कहता है, यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे और विनिर्माण क्षेत्र में यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तेजी से आगे बढ़ता रहे, मैं यहाँ पे पैसेज अभी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा आगे बढ़ता रहे, तो भी यह संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, भारत की लगभग 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। अगर आप ये पैसेज देख रहे हैं तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। फिर मैं अगर इंग्लिश में पढ़ूँ इसको, कि ग्लोबल पॉपुलेशन वॉज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990, टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग। रिसेंट एस्टिमेट्स ऑन पॉपुलेशन growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 यानी कि 2050 and 8.9 billion in 2100. Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent upon agriculture. Even if India continue to do well in service sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. अब देखिए, आपने इसको देख लिया होगा, मैं इसका हिंदी वाला अलग अलग हिस्सों में, तो पहले स्टेप में जैसे हमने क्या किया कि सबसे पहले हम नीचे देख लेंगे प्रश्न क्या है, तो हमने देखा कि सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत, इसका निष्कर्ष बताना है हमको, ये पता चल गया। पहले स्टेप में हमने पैसेज सेलेक्ट कर लिया कि चलो भाई ये पैसेज है, इसकी लैंग्वेज और टॉपिक से हम फेवरेबल हैं, इसलिए हम ये पैसेज करते हैं। हमने पैसेज पढ़ा, तो इसमें जहाँ तक जनसंख्या की बात की गई है, यहाँ पर देखिए जनसंख्या बढ़ने का ट्रेंड दिखा रहा है विश्व में और भारत में, तो हमने ऐसे किया और पॉपुलेशन ट्रेंड पीटी करके ऐसा कुछ बना दिया। फिर यूरोप यानी कि 5वीं लाइन से यूरोप और उत्तरी अमेरिका से तुलना की गई है कि जहाँ भारत की संख्या 4% ही जनसंख्या कृषि पर लगी है, वहाँ भारत की संख्या 47% जनसंख्या पर कृषि पर निर्भर। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर दिया 2 लाइनों के साइड में, ऐसे लाइन खींच के। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो मैंने पहले का हिस्सा बताया, यहाँ पर देख पाएंगे और फिर यहाँ पे सी बना देंगे, तो पहले का पॉपुलेशन ट्रेंड का पीटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पर कंपैरिजन का आपने सी बना दिया। फिर कहता है, यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे और विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ता रहे, तो भी यह संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, भारत की लगभग 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। ये एक प्रकार से आपको ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस के लिए तैयार होना रहना होगा, और आने वाले टाइम में तो कई बार एक सेंटेंस होता है उसका विरोधाभासी रवैया हमको देखने को मिलता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार होना होगा।
और ओवरऑल जो पैसेज में चीज़ काम करने वाली है वो है आपकी रीडिंग स्किल, रीडिंग एंड कितने जल्दी आप पढ़ के समझ जाते हैं। तो जब भी आप डेली प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, तो हिंदी में तो हमारे पास ऐसे पैसेज अवेलेबल नहीं होते, तो हमारे पास एक विकल्प होता है कि टेस्ट 3 में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज हैं, आप वहाँ पर प्रैक्टिस करें। लेकिन आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बोल के ना पढ़ें, आप उसको मन में ही बहुत फास्ट रीडिंग करने का प्रयास करें, उसका कंक्लूजन ड्राइव करने की, ये बात यही थी। तो ये स्किल अगर हमारी कॉम्प्रीहेंसिव स्किल अच्छी होगी, तो ना केवल यहाँ पे नंबर आएंगे, बल्कि हमारे जो मेंस के क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और वहाँ पर जो केस स्टडी करनी होती है, वहाँ पर और बड़े बड़े हमारे पास एक प्रकार की केस स्टडी होती है, तो हम उसको जल्दी पढ़ लेंगे, फिर लिखने हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। फिर तीसरे स्टेप में जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे और विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ता रहे, तो भी यह संभावना की जाती है 2030 के आसपास, जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। भारत की लगभग 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर रही होगी, यानी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, और भारत और दूसरा तीसरा वाला जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर के डोमिनेंस को बताता है। तीसरा वाला हमारा जो, अगर हम इसको तीसरा हिस्सा बांटते हैं, तो हम इसको एग्रीकल्चर का नाम दे देते हैं, एग्रीकल्चर का डोमिनेंस। तो पहला हिस्सा पॉपुलेशन के ट्रेंड को बताया, तो हमने पीटी नाम दे दिया। दूसरा कंपैरिजन में हमने नाम दे दिया कि यूएस और यूरोप से कंपैरिजन है। तीसरा हिस्सा एग्रीकल्चर के डोमिनेंस को बताता है कि जब भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी और भारत का सर्विस सेक्टर और विनिर्माण क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, तब भी भारत की 42% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होगी। अब हम आते हैं, हमारा जो यहाँ पर स्टेप 3 है कि हम जो हमारे 2 नियम थे, और हमने ये दूसरे स्टेप में जो इसको पहले स्टेप में पैसे सेलेक्ट कर लिया, दूसरे स्टेप में अलग अलग हिस्सों में तोड़ लिया, तीसरे स्टेप में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो चीज़ें हमने पहले देखी कि 2 हमारे जो नियम और 3 स्टेप, उसकी सहायता से हम पैसे सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन के माध्यम से। अब देखिए पहला विकल्प है कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। हो सकता है एग्रीकल्चर की बात की गई है। फिर है, मतलब अगर आपको लगता भी कि पहला सही है, तो भी आप BCD कन्फर्म कीजिए कि ये गलत है, तभी हमारी दावेदारी चाहे GS के क्वेश्चन हों, PLM और CSET की, वो ज़्यादा सही होने की गारंटी होगी। दूसरा कथन है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसी कृषि पर निर्भर है। देखिए यहाँ पे लिखा है बी में, इंडियन एग्रीकल्चर ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। थर्ड वन है सी जो है, भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को भारत को कठोर उपाय अपनाने चाहिए। और डी है भारत के कृषि समुदायों को अपनी आर्थिक दशाओं के सुधार लाने के लिए अन्य व्यवसायों को अपना लेना चाहिए। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले नियम में बताया था कि क्रिएटिव सॉल्यूशन, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम ये जो डी वाला ऑप्शन, तो भारत के समुदाय जो कृषि समुदाय को दूसरे रोजगार में तो जाना चाहिए, और अच्छा रोजगार की अगर क्वालिटी मिलती है तो उनकी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इन सब कॉन्टेस्ट में ये कोई बात नहीं की गई है, तो ये एक प्रकार का हमारे यहाँ पर एलियन ऑप्शन हो जाता है, तो इसके बेस पे गलत कर देते हैं। फिर हमारा जो सी ऑप्शन है वो कहता है भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को अपनाने के और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय अपनाने चाहिए। अब देखिए जो पहला वाला हमारा हिस्सा था वो पॉपुलेशन ट्रेंड को बता रहा था, अगर शायद उसी से संबंधित बात होती और फिर उससे संबंधित बात की जाती पॉपुलेशन ट्रेंड को लेके, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन गलत हो जाता। पहली बात तो इस तरीके से गलत होता। दूसरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, आप देखें यहाँ पे है इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। आप अगर आप जनरलाइजेशन करोगे तो हमारी डेमोक्रेसी में स्ट्रिक्ट मेजर्स की बात नहीं की जाती आज के टाइम पे। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह चले भले कहते हैं, उस तरीके से भी आप एक्सट्रीम के बेसिस पे इसको गलत कर देंगे, और वैसे ही हमने जो अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया उसके हिसाब से भी सटीक नहीं बैठता है। फिर हमारे सामने ऑप्शन बच जाता है ए और बी, कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है, और बी ऑप्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर है। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे, दोबारा देखेंगे, तो यहाँ पर ये तो बताया गया है कि भारत की आबादी, बहुत सारी आबादी जो है यूरोप अमेरिका में जहाँ 3% ही आबादी वहाँ पर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, वहाँ भारत की 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और आगे ये भी बताया गया कि अगर भारत का सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र लगातार आगे बढ़ता रहे और 2030 तक जब भारत चीन से आगे निकल जाएगा, तब भी ये संभावना है कि भारत की 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। अब देखिए हमारा परसेप्शन होता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बेसिस पर, तो हम इसके बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है यहाँ पर 1 मिनट, हमको इस चीज़ पर ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको ये पॉपुलेशन कितनी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है ये तो बात की गई है, लेकिन हम जनरली भी जानते हैं करीब 17-18% ही जीवीए में योगदान है। अगर हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे आंसर पैसेज पर बेस्ड नहीं होने चाहिए, तो भी हमको अगर एग्रीकल्चर की पता नहीं चलता कि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का इस पैसेज के आधार से कितना योगदान है, या अगर हम मान भी लें कि चलो 40%, 45% रोजगार है और होगा,
तो फिर हमको पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, सर्विस का ज़्यादा है। तो अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था केवल प्रमुख रूप से इस पर निर्भर करती है ये इस पैसेज के हिसाब से, तो हम कतई ये इसको नहीं कह सकते कि सही होगा। और अगर एलिमिनेशन के माध्यम से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रेटली वर्ड यूज हुआ है, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी कि ग्रेटली शब्द का हम यहाँ पर ये वाला कथन सही हो जाए, लेकिन हम अगर पूरे पैसेज को समझें तो भी ये यहाँ पर सही नहीं हो पाता। यानी कि एक तो ये हमारा जो एक्सट्रीम वर्ड्स के हिसाब से ग्रेटली शब्द जाता है, और दूसरा इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं गई। फिर इनमें से सबसे जो बेहतर विकल्प सटीक बैठता है हमको लगता है वो बच जाता है कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। और ये एक प्रकार का ये भी है, इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी आप ऐसे कह सकते थे कि ज़्यादातर हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो जनरल, जैसे मैंने बोला था क्रिएटिव सॉल्यूशन हमारे जरूरी नहीं सही है, तो क्रिएटिव सॉल्यूशन तो सही नहीं होते, लेकिन हमारा जो यूपीएससी में सही आंसर होता है वो भी एक ऐसा आंसर होता है जिसको समानता हम उसको गलत नहीं कह सकते। तो ऐसे मैंने अलग अलग आपको तरीके बताए, इस तरीके से आपको पैसेज को डील करना है, और फिर हमारे जो पिछले 8-10 साल के जितने भी पैसेज हैं आपको उसमें अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसमें अच्छा कर लेंगे। और आपको ट्राई करना है एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 80 to 90% इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। आने वाले टाइम पे टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरा प्रयास होगा कि मैं इससे संबंधित और भी वीडियो बनाता रहूँ सीसेट से, या जो भी अलग अलग प्री और मेंस को लेकर कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है, या बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी जो मैं अपने पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम्स देखता हूँ, जो भी एस्पायरेंट्स ने एनरोल किया हुआ है, तो कुछ तो उनके बेसिस पर होते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं, सबके मैं जवाब नहीं दे पाता। तो कुछ मैं प्रयास करूँगा इस तरीके से वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को फ़ायदा मिलता रहे। इसके साथ ही मैंने नीचे गूगल फॉर्म अपना मेंशन कर दिया है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है या आप अभी नए हैं एस्पायरेंट्स हैं और आप अच्छे से समझना चाहते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, असल में प्रीलिम्स में, मेंस में, पर्सनालिटी टेस्ट में आपको कैसी नीड्स होती है, कैसी ज़रूरत होती है, क्या रिसोर्सेस रखने होते हैं, कौन कौन सी हम गलतियाँ ना करें ताकि हमारा पहले ही अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए और पहले दूसरे अटैम्प्ट में हम सिलेक्शन उठा सकें, या हम अच्छी रैंक कैसे लेके आएँ, या हम बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं तो हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, ऑप्शनल वगैरह कवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, कोई भी ऐसे इशू है तो आप गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।